जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज 25 जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। आपके रेलवे ग्रुप डी का जो मैथ आता है बिल्कुल इसी पैटर्न पे आता है। तो रेलवे ग्रुप डी का नज़र रखते हुए जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अक्सर देखिएगा जो मैं पेपर क्वेश्चन करा रहा हूँ अलग अलग एग्जाम का ही लिया गया है। खास तौर से ये कि जितने PYQ क्वेश्चन मैंने लिया है सब रेलवे का ही है। तो रेलवे के इस तरह के प्रश्न को आप बनाकर ही पेपर में जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन ग्राफ से ही है। ग्राफ को सबसे पहले अच्छे से समझ लेकर फिर दूसरा का स्टेप में हल करते हैं। तो पहले स्टेप समझ लेते हैं क्या है। अब देखिएगा ग्राफ में लिखा है वर्षों में कैंसर के केस, यानी अलग अलग वर्ष में अलग अलग कैंसर के मरीज हैं या केस आया है उसको दर्शाया गया है। ये तो हो गया। नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आखिर आपसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैंसर के मामलों की औसत संख्या क्या है, यानी कैंसर की औसत संख्या आपसे पूछा गया है। तो औसत कैसे निकालते हैं। टोटल आपको जितने संख्या के मरीज हैं, जैसे 4300, 4500, 5000, फिर 5000, 6000, 5500, सभी को जोड़ लीजिए। आप कितने साल में 17, 18, 19, 20 टोटल जोड़ेंगे तो 6 और 6 से भाग कर देंगे, वही आपका औसत निकल जाएगा। तो आइए हल करते हैं। अगर आप पूरा सभी को जोड़िएगा तो देखिए हम जोड़ रहे हैं, आप भी साथ साथ वीडियो पोस्ट करके आप भी इसको हल करें। अगर सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा और फिर दूसर का स्टेप में 0 0 0 फिर 0 हो जाएगा। फिर तीसर का स्टेप में जोड़ते हैं, 1 मिनट, फिर 0 0 जोड़ेगा तो 30 3 ऐसे हो जाएगा। जब भी आप सभी को जो दिया गया है डाटा उन सभी को जोड़ेंगे तो 30 300 आएगा। अब फिर कितने हम जोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 डाटा को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए सभी 6 वर्षों का दिया है, क्योंकि 17 18 19 20 21 22 तक, 17 से लेकर 22 तक जोड़ेंगे तो 17 को भी लेकर जोड़ेंगे तो टोटल 6 वर्ष हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 पचे 30। जब 2 लेटर कटता है तो 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं, फिर 6 पचे 30 और 1 जीरो ये, यानी इसका औसत आएगा 50 50, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए ऑप्शन मिला लेते हैं, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नहीं समझ में आया फिर से बता देते हैं। दिए गए जो वर्ष हैं उसमें मरीजों की संख्या सभी को ऐड कर लीजिए। 4300, 4500, 5000, 5000, 6000 और 5500 सभी को ऐड करेंगे तो होगा ये 30,300 हो जाएगा। अब कितने साल का काउंट करना है तो 17 से जुड़े, 17 18 19 20 21 22, तो 17 1 18 2 19 3 20 4 21 5 और 22 6, 6 वर्षों का 6 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका औसत कहलाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक शतरंज टूर्नामेंट में 125 प्रतिभागी हैं, यानी एक शतरंज का खेल आयोजित किया गया, उसमें 125 लोग प्रतिभागी यानी 125 लोग आपस में गेम खेलेंगे। यह खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। नॉकआउट आधार पर मतलब जो हार जाता है दूसरे वाले से वो उस गेम से बाहर हो जाता है। तो खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरा टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाने हैं, 125 लोग हैं एक दूसरे से खेलेंगे, टोटल कितने मैच खेले जाने आपसे पूछा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछना ही है, कॉमन सेंस से जवाब देना है। आप बताइए 125 लोग हैं एक दूसरे से गेम खेलेंगे, तो यानी कि 125 लोग आपस में गेम खेलेंगे, तो टोटल इसमें से एक कम कर दीजिएगा, आएगा 124। टोटल 124 मैच खेले जाएंगे, क्योंकि मैच खेलते खेलते एक बंदा अंतिम में बचेगा, एक टीम जो वही जीतेगा। तो जो अकेले बचेगा वो खुद से तो गेम खेलेगा नहीं, तो जो भी जितनी संख्या देगा उससे कम कर देते हैं, यानी टोटल 124 मैच खेले जाएंगे और अंतिम में पहला जो बचेगा वही इसका विनर होगा यानी विजेता होगा। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन पूछे तो पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे, 125 प्रतिभागी थे, 125 में से एक माइनस कर देते हैं तो 124 प्रतिभागियों ने मैच खेला, यानी 124 टोटल मैच हुए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्कूल टीम के 9 सदस्यों का वजन किलोग्राम में 50 63 x
62, 64, 48, 51, 55 और 48 केजी है। यदि औसत वजन 57 किलोग्राम है तो एक्स का मान क्या होगा। ये औसत का ही क्वेश्चन है, बहुत चर्चित है। रेलवे ग्रुप डी में कई शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को बना कर ही आप जाएं। इसको ऐसे समझिए कि महा इंपॉर्टेंट टाइप का है। तो सबसे पहले औसत में ऐसे तो सभी जानते हैं संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या से भाग कर देते हैं, पश्चांतर करके एक्स का मान निकालेंगे आ जाएगा। लेकिन वो जमाना गया, अब स्मार्ट तरीका से सीखिए कैसे एक्स का मान निकालेंगे कैलकुलेशन कम करके। अगर 50, 63, एक्स 62, 64, 48, 51, 55 और 48 सभी को आप जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा। क्या योग निकाल सकते हैं। अगर इनका औसत दिया है और संख्या कब है तो इनका योग बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। आइए बताते हैं। सबसे पहले इनका योग निकालिए। तो योग होता है संख्या गुणे औसत। ध्यान से देखिए, संख्या गुणे औसत करते हैं तो हम इनका मिल जाता है योग। तो सभी संख्याओं का योग निकाल लीजिए। जो एक्स है वो भी एक संख्या है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा। तो संख्या पहले देख लीजिए कब है। तो 50, 1, 63, 2, एक्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल संख्या देखिएगा तो संख्या 9 है। आप पेपर में आपके क्वेश्चन देखिए दिया है कि इनका औसत 57 केजी। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 57 केजी। तो इनका औसत 57 केजी। इंटू कर दीजिए, 9 का 7 में गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, 3 हासिल 6, 9 बचे 45, 6 जोड़ेंगे तो 51। यानी ध्यान से देखिएगा, उन सभी 9 संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उनका योग 513 आना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है, जो 50, 63, एक्स 62, 64 और 48, 51, 55 और 48 है, इन सभी को जोड़ेंगे। जो आएगा इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्स का मान क्या है। तो पूरा आपको जोड़ने का कोई बात नहीं, पूरा आपको नहीं जोड़ना है, सिर्फ इकाई अंक जोड़िए, उससे आंसर निकालेंगे। तो इकाई अंक जोड़िए, 48 का 8 ले लीजिए, 55 का 5 ले लीजिए। मैं इकाई अंक जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में पूरे कंसेप्ट पे चर्चा न करके क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं। तो सभी का इकाई अंक जोड़िए। तो जोड़ेंगे 48 का 8, 55 का 5, 51 का 1 जोड़िए। 8 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में 1 14, 14 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 4 26, 26 2 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 31। यानी अगर सभी का इकाई अंक जोड़े तो 31 का देखेंगे तो 1 आ गया। यानी ध्यान से देखिए, सभी डाटा का मैंने इकाई अंक जोड़ा तो 31 का इकाई अंक 1 ले लिए। अब बताइए 1 में हम क्या जोड़ें कि ये 3 बन जाएगा इकाई अंक। बताइए 3, तो कहेंगे 1 में सर 2 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 3 आ जाएगा। अगर 2 जोड़ेंगे तब तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में किसका इकाई अंक 2 है वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन 57 में 7 है, नहीं होगा। बी 63 में 3 है, नहीं होगा। 72 में इकाई अंक 2 है और 64 में डी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 72 है। अब 72 का इकाई अंक 2 है, क्योंकि इकाई अंक 1 आ रहा था, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। इसका आंसर 72 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। आप जो भी पश्चांतर करके करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। पश्चांतर करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, फिर एक्स का मान निकाल सकते हैं। ये वाला तरीका बेस्ट तरीका, इकाई अंक से आप पकड़ के आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि यदि बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले घन का विकर्ण देख लीजिए क्या होता है। हालांकि मेंसुरेशन पूरा फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन होता है। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3a। ए क्या है, ए भुजा है। जो घन है ना, घन की ये भुजा है। तो घन का विकर्ण क्वेश्चन में दिया है, देखिए एक लेखा, एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, यानी घन में विकर्ण दे दिया है। विकर्ण देखिए दिया है 10 कड़ी में 3, और यहाँ घन का विकर्ण होता है 3a। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, यानी ए का मान आ गया 10। मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ए का मान 10 आ गया। ए क्या है, भुजा है। यहाँ ए का मान निकल गया। अगला स्टेप में देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, अंतिम लाइन पढ़िए। अंतिम पूछा है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप बताइए, घन के 6 फलक होते हैं। तो पहले घन का कुल जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²।
घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। और क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6 तो 6 लिख लीजिए। ए का मतलब a², ए का मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और 6 का 100 में गुणा करेंगे तो 600, इसका आंसर होगा 600। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3 है, ए भुजा है। घन का विकर्ण दिया सर 10, कड़ी में 3, कड़ी से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ए का मान हो गया 10। जब भी ए का मान निकाल लेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था घन का, घन में 6 फलक होते हैं तो 6, क्षेत्रफल पूछता है तो a², 6 जस का 10 रखिए, ए स्क्वायर का मतलब ए का मान 10 है, स्क्वायर कर दीजिए 100, 100 में 100 का गुणा करेंगे 600, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसकी सबसे छोटी भुजा की 2 गुने से 7 मीटर अधिक है। उसकी अन्य भुजा की लंबाई उसकी सबसे छोटी भुजा की 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक्चुअली में ऐसे समझिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 भुजाएं होते हैं, ए बी सी कोई भी। तो त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी सी, इसी में से कोई सबसे बड़ा छोटा होगा, तो सबसे छोटी भुजा को मैं मान लेता हूं कि सबसे छोटी भुजा ए है। अब बड़ी भुजा के तात्पर्य में क्या कह रहा है, देखिए ए बी सी है, तो मैं सबसे छोटी भुजा को एक्स मान लेता हूं, क्योंकि ए मान रहा हूं तो यहाँ पर भी ये आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कोई भी अचर राशि आप मान सकते हैं। सबसे छोटी भुजा एक्स हमने मान लिया। अब अगला स्टेप क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसकी सबसे छोटी भुजा की 2 गुने से 7 मीटर अधिक है। कोई एक भुजा इसके कितने मीटर, 2 गुने से, इसका मान लेते हैं इसका 2 गुना करेंगे तो 2x प्लस 7 मीटर अधिक है। यानी क्वेश्चन का अगला स्टेप कर रहा है कि जो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है उसकी एक यानी 2 भुजा में से कोई और भुजा 2 गुने से 7 मीटर अधिक है। हो गया। अगले स्टेप पढ़ते हैं, इसकी अन्य भुजा की लंबाई उसकी सबसे छोटी भुजा की 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। इसके 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, अब प्लस 5 मीटर अधिक है, ये हो गया। अब कह रहा है 3 गुने से 5 मीटर, यदि त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है। अब इसको अगर आप सजाइएगा तो ऐसे समझिएगा, मान लेते हैं कि सबसे छोटी भुजा ये है, इसको मान लेते हैं 3x प्लस 5 है, और इसको मान लेते हैं 2x प्लस 7 है। यही अब परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब बाउंड्री होता है त्रिभुज का। देखिए ये बाउंड्री जो मैं खींच रहा हूँ मार्कर से, जो ड्रॉ कर रहा हूँ, यही इसकी परिमाप होता है। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। अब झालर वालर लगाते होंगे घर की दीवार पे, तो अब बाउंड्री पे ही जो सजाते हैं वह इसका परिमाप होता है। परिमाप या परिधि सेम होता है। अब देखिए परिमाप का मतलब है कि सभी को जोड़ेंगे तो 90 सेंटीमीटर, कितना दिया है 90 मीटर आना चाहिए, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, ये टोटल 90 के बराबर आ जाएगा। जो एक्स का मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो जोड़िए यहाँ पे 3x, 2x 5x, ये 6x, तो डायरेक्टली हो गया 6x प्लस यहाँ 5, यहाँ पे 7, 7 5 12, ये बराबर 90। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x बराबर करेंगे तो 78, 6 से काटेंगे x का मान हो जाएगा 13 × 78, यानी x का मान आ गया 13। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो सबसे छोटी भुजा बताइए। सबसे छोटी भुजा c को माने थे, c अर्थात x है, या ये है तो x का मान रखेंगे 13, x के रखे पर 13, क्योंकि x के यानी सबसे छोटी भुजा को x माने थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13, जो कि जो c को माने थे x, और x सबसे छोटी भुजा है, तो x का मान कितना है 13, तो ये आपका आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। ये सबसे छोटी भुजा का 3 गुना करके 5 अधिक है, इसी छोटी भुजा का 2 गुना से 7 अधिक है, सभी को ऐड करेंगे तो उसके परिमाप के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि x की जगह हम क्या रखें कि 3 गुना करके 5 जोड़ें, उसी x का मान क्या रखें कि 2 गुना करके 7 जोड़ें, x की जगह पर क्या रखें कि सभी को जोड़ें, तो परिमाप 90 मीटर आ जाए। अब इसको रख के प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आप लिख कर नहीं टिक लगा के आप आ सकते हैं। तो x का मान जो भी आएगा पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे लंबी भुजा पूछता तो इसी 13 का 3 गुना करते, 13 × 39, आप 5 जोड़ देते 44, यानी सबसे छोटी भुजा बड़ी भुजा 44 हो जाता। तो इसमें से जो भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो भी देगा आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यदि ब्रैकेट में 2 कामा -2 और 5 कामा 2 एक वर्ग के दो लगातार शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्योमेट्री का है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जब भी पूछता है तो इस तरह प्रश्न देकर, एक ब्रैकेट में 2 और -2 है और दूसरे में दिया है 5 कामा 2, जब भी इस तरह पूछे तो पूछा है वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अंडर रूट में हमेशा इस पहले का इस पहले वाले के साथ अंतर कर देते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर करके उसका वर्ग कर देते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा तो कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस तो प्लस, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, घटाएंगे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 में से 2 घटाएंगे, ये माइनस है तो जैसे 2 अब -2 करेंगे तो जुड़ जाएगा, जुड़ हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा डायरेक्ट 4 का स्क्वायर। अब इनको जोड़िएगा, 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होता है 25, यानी बगल में आंसर आ जाएगा 5, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आंसर देखेंगे तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर होगी या 5 इकाई होगी, यही आपका आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी निर्देशांक ज्योमेट्री का आता है तो आप इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, पहला का पहले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, अंतर करके कड़ी में वर्ग निकाल देते हैं तो उनकी प्रत्येक भुजा के मापा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर आंतरिक कोणों का जोड़ बनाते हैं। यदि यम कोण 1 बराबर 75 है तो कोण 2 का माप क्या होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन में सही मायने में तो कुछ करना ही नहीं था, यह ऑटोमेटिक आंसर दे दिया है। क्वेश्चन जैसे लिखा है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर आंतरिक कोणों का जोड़ बनाते हैं, कोणों का जोड़ बनाते हैं। यदि कोण यम बराबर 75 है तो यम 2 का मान क्या होगा। एक्चुअली डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ऐसे समझिए दो लाइनें हैं और इनको एक तीसरी लाइन प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि दो समांतर लाइन है, एक तीसरी लाइन इसको प्रतिच्छेदित करती है अर्थात काटती है। इनके आंतरिक कोण, यानी कि आंतरिक कोण को मानेंगे तो ये 1 होगा, ये आंतरिक कोण मान लेते, ये आंतरिक कोण ये, इसका आंतरिक कोण 2 है। तो ध्यान से देखिए, आंतरिक कोण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर आंतरिक कोणों का जोड़ बनाते हैं, यानी एक दूसरे को एक कोणों का जो जोड़ बनाते हैं। अब कोणों का आंतरिक कोण L1, यानी किसका मान दे दिया है, L1 यम का मान जो दे दिया है 75 डिग्री दे दिया है। तो जियोमेट्री में बस एंगल ही है और आपको कुछ नहीं करना है। कोण यम 75 का मान 75 है तो माइंड में बैठा लीजिए, जो कोण इसका मान होता है और कोण इधर का मान होता है वो दोनों इक्वल होता है। अगर ये 75 है तो यह भी 75 अंश ही होगा। अगर ई होता 60 अंश तो इसके जस्ट ई वाला 60 अंश होता, यानी कि अगर ई 10 होता तो यो 10, ई 20 होता तो यो 20, यानी इसमें एक दूसरे के जो होते हैं ना सेम होते हैं। जैसे कोण 1 वाला दिया है 75 तो कोण 2 का मान भी 75 होगा, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया तो कोण 2 का माप क्या होगा, तो ई जब 75 है तो यो 75 अंश होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे समझिए कि कोण 1 जो ई होगा ई सेम और कोण ई वाला, ये दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं। कल को आपसे कहता कि नहीं मान इसका बताइए, तो कल ऊपर वाला ई वाला मान और कोण ई वाला मान यो एक दूसरे के सेम हो जाता। तो इसके कई एंगल बेस होते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 75 अंश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.7 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है। उसी समय एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 मीटर है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लैंप पोस्ट एक्चुअली कुछ नहीं होता, उसकी परछाई की बात कर रहा है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए कह रहे हैं कि 1.7 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया। ऐसे समझिए
कोई व्यक्ति है, इतना लंबा है 1.75, उसकी छाया बन रही ऐसे, यहाँ पे इसकी छाया बन रही है ऐसे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो एक त्रिभुज बन गया। इसकी जो छाया बनी है, छाया की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, लेकिन उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है। बाकी क्वेश्चन में क्या करता है, बिल्कुल क्वेश्चन आपका बन गया, आप कुछ नहीं करना। इनका अनुपात ले लीजिए, ये छाया का अनुपात है 2, ये व्यक्ति का अनुपात है 1.75। ये 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे तो इधर बन जाएगा 00। 25 से काटेंगे 25/200, 25×7 = 75, 25×7 = 175, 8:7 का आपका अनुपात बन गया। इसी दोनों में से किसी एक का मान आपको के पेपर में दिया होगा। दिया है कि लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 है, यानी छाया की लंबाई दे दिया है कितना, 6.4 है, तो इसका पूछा है। 8 का इसमें देखेंगे तो 0.8 से गुणा किया है, क्योंकि 8 का 0.8 से गुणा करेंगे तो 6.4 आएगा। बस इधर भी आपको उसी से गुणा करना है, 0.8 से, 8×7 = 56, ये यानी 5.6 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाईएस्ट ऊंचाई और दूरी वाले जो कंसेप्ट होते हैं उसी बेस पे क्वेश्चन है। इतनी छाया बन रहा है और 1.7 मीटर लंबा व्यक्ति है, उसकी छाया 2 मीटर है। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, या तो व्यक्ति की और छाया की, दोनों में से जिसका मान रखेगा इक्वल में रख के काट के आप आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5.6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि sin x = 5/13 हो तो cot x का मान क्या होगा। यह भी आसान क्वेश्चन है, सुन लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि sin x बराबर दिया है 5/13, तो आपसे पूछा है cot x का मान क्या होगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, पहले समझ लीजिए। ऐसे समझिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इसको बोलते हैं नीचे वाले को आधार, इस वाले को बोलते हैं लंब, इस वाले को बोलते हैं कड़। एक्चुअली लंब आधार कड़ इसी का खेल होता है, इसमें बिल्कुल क्वेश्चन आसान होता है। तो पहले ये लंब अगर साइन थीटा अगर कोई लेते हैं, साइन थीटा, यानी एंगल में जब साइन थीटा लेते हैं तो इसका मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी साइन का अर्थ होता है, ऐसे समझिए कि साइन का अर्थ होता है लंब बटे आधार। तो पहले आप ऐसे करेंगे और क्वेश्चन को समझिए। साइन का मान लेंगे तो लंब बटे कड़ होता है, यानी कि पहले होता है लंब, फिर नीचे होता है कड़, क्योंकि यही बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन थीटा पर होता है लंब बटे कड़। ऐसी कॉस थीटा का आपकी बात करें, COS कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान होता है लंब बटे कड़, ये होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ हो जाता है। साइन हो गया, कास हो गया, अब होता है टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है जब लेंगे तो होता है लंब बटे आधार हो जाता है, लंब बटे आधार। एक्चुअली में कई लोगों को यादें नहीं होता है कि कैसे का बैठेगा, तो ध्यान समझिए। इन दोनों तीनों में समझिए कि जो कड़ होता है, कड़ वो लीडर होता है। क्या होता है, लीडर। इसको मानते हैं साइन, इसको कॉस। ध्यान से, पहले साइन में क्या करना है, साइन एक्स में क्या करता है कि इन तीनों का लीडर समझिए कि कड़ है। समझिए कि इन दोनों में झगड़ा हो गया है, अब कड़ जो है इन झगड़ा का लीडर है, यानी यही झगड़ा सुलझाएगा। तो पहले साइन जाएगा कड़ के पास, तो पहले साइन में लेना है लंब बटे कड़, तो साइन में लंब बटे कड़। जब साइन चला आता है, इससे मतलब कोई मुशाहिदा लेकर, जो भी मतलब सलाह लेकर, अब साइन के पास एक कास आता है, कास जाता है आधार बटे कड़, तो कास का मान हो जाता है आधार बटे कड़। जब इन दोनों पारी पारा चले जाते हैं, अब बारी आता है टेन का। टेन कहता है मैंने दोनों लोग को सुलझा दिया है, अब अपना मैटर सुलझा लीजिए। अब कड़ नहीं जाता है, अब टेन जैसे जाता है तो फिर लंब बटे आधार, ये दोनों आपस में मैटर सुलझा लेते हैं। अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी डाटा में से उठा के इसमें से रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपको समझाने के लिए, अब जिस तरह चाहे उस तरह याद कर लीजिए, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं यहीं पे हल कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ज्यादा नहीं। तो क्वेश्चन कर रहा है साइन x = 5/13, तो मैं ऐसे त्रिभुज बना दे रहा हूँ, राइट एंगल ये ट्रायंगल है।
तो साइन का मान होता है लंब बटे कड़, यानी लंब का मान दे दिया देखिए 5 और कड़ का मान दे दिया है 13। तो अब जिस आधार का यानी बेस का मान निकालेंगे कैसे, तो 13 का वर्ग करेंगे 169, 5 का 25, तो 169 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 144, 144 12 का वर्ग है अर्थात 12। तो याद रखिएगा 5 12 13 एक ट्रिपलेट्स बनता है, यानी ये सेट हो गया। तो आपसे पूछा है कॉट, तो 10 का उल्टा होता है कॉट, 10 का उल्टा होता है कॉट। तो लंब बटे आधार है तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो आधार कितना है कहेंगे आधार 12 है तो 12 लिखिएगा, लंब कितना 5 है तो 5 लिखिएगा, बस यही आपका आंसर होगा। अगर ये तरीका पता है तो आप मौखिक आंसर निकाल सकते थे, आंसर होगा 12/5। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये कहीं कहीं पुट रखना है, यानी इसको रख बस एंगल बेस पे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, साइड हो जाता हूं, अब इसको नोट कर लीजिए। साइन थीटा बटा लंब बटे कड़, काश मैंने आधार बटे कड़, टेन थीटा बटा लंब बटे आधार, कॉट इसी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है आधार बटे कड़, साइन का हो जाता है कॉसेक, तो ऐसे सब एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है शानदार अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यदि कर है x के पावर 4, x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 बराबर 194 है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है, इसका मान दिया गया है। हम इसका मान तभी निकाल सकते हैं जब हमको पता होगा कि x प्लस 1 बटे x का मान क्या होगा। अगर x प्लस 1 बटे x का मान पता हो जाएगा तो उसी का हम क्यूब करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको जो 4 घात है इसको x प्लस 1 बटे x के रूप में कैसे लाया जाता है, यही इसमें आप सीखेंगे। तो ध्यान देखिए इस रूप में कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमेशा अपने आप का घात आधा होता चला जाता है, यानी x के पावर 4 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। देखिए घात का जब आधा होता है तो इधर का हो जाता है कड़ी में 194 प्लस 2 जोड़ देते हैं, जैसे 102 कड़ी में करके 2 जोड़ते हैं इस घात का आधा हो जाता है। तो आप खुद बताइए 194 में 2 जोड़ेंगे 196, 196 किसका और होता है तो कहेंगे 14, यानी टोटल का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 14। अब फिर इसका जब आधा करेंगे तो बचेगा x प्लस 1 बटे एक्स। अब जब इधर इसका मान निकालेंगे तो फिर कड़ी में होगा 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 जोड़ेंगे तो होता है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है तो कहेंगे 4, यानी टोटल 4, यानी x प्लस 1 बटे एक्स का मान कितना है 4 है। जब इसका मान पता हो गया तो सकते हैं पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान कितना होगा, यानी एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान 4 है तो क्यूब है तो 4 का आप क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर, इसी का 4 में घात में गुणा कर देते हैं, 4 हैं 12, 12 घटा लीजिए, 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 में से 12 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 52, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर इस बात को समझते हैं तो ये रखना बिल्कुल आसान है। 4 के घात का आधा होता है 2, 2 का घात करेंगे 1, यानी 1 घात होता है तो उसको दर्शाया नहीं जाता है। x प्लस 1 बटे एक्स का मान 4 है, क्यूब करके आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिख रहा है कि 10 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 प्लस 27 भागे 3 का स्क्वायर। आप सिंपल है देखिए 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9, और 9 से इसको काट देंगे तो 3 बार में। नियम कहता है सिंप्लीफिकेशन का कि सबसे पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, अंतिम में माइनस करेंगे। ये सीक्वेंस होता है, पहला नंबर इसे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा में, चौथा में ये करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा ना कीजिएगा, पहले भाग कीजिएगा, क्योंकि पहले भाग आता है। तो 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 का 6 में गुणा करेंगे ये तो 10 रहेगा, माइनस तो माइनस, 3 का 6 में गुणा करेंगे 18, प्लस तो प्लस, ये 3 हो गया, 10 3 जोड़िएगा 13, 13 में सॉरी 10 3 13 होगा, क्योंकि प्लस को प्लस के साथ जोड़िए, 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 18 घटाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।
ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सरल कीजिए कड़ी में 694 माइनस, फिर कड़ी में 397 माइनस, कड़ी में 191 माइनस 484। इस तरह के प्रश्न मैंने अपने ही चैनल पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें करा दिया है। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो मैं पूरा नहीं हल कराता हूँ, बस कॉमन सेंस लगाइए, आंसर दीजिए। अंतिम पकड़िए जो 694 दिया है, 694, 694 के आगे आपको देखना है माइनस है कि प्लस है। तो इस क्वेश्चन में 694 के आगे माइनस है, तो 694 से जस्ट पहले देखिए कोई ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है, तो कहेंगे जी सर 694 के बाद कोई संख्या बचता है तो वो बचता है 676, जो 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 26 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 26 ही क्वेश्चन का जवाब होगा, 26 आंसर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। आप जितना क्वेश्चन 694 माइनस है तो 694 के पीछे आएंगे कोई ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग बने, तो 694 से जस्ट पीछे आएंगे तो बनेगा 676, जो 26 का वर्ग है, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 12.5 कामा 0.05 का लसब क्या है। यह भी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे ने पूछा है। क्वेश्चन है 5 कामा 12.5 और क्वेश्चन है 0.05 का एलसीएम पूछा है आपसे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जब भी क्वेश्चन पूछा है एलसीएम, आप बताइए जो एलसीएम होता है दी गई संख्या से बड़ा आता है कि नहीं? कहेंगे जी सर बिल्कुल बड़ा आता है। तो बताइए 125, कहेंगे सर 125 तो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन 12.5 हो सकता है, 1.25, ये 12.5 है, 1.5, ये तो छोटा, ये तो कभी नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन है 25, क्या ये हो सकता है? इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको आंसर देना है, तो ध्यान समझिए। जो भी डाटा दिया गया है उनका एलसीएम, तो एलसीएम दी गई डाटा से हमेशा बड़ा अंक आता है। तो देखिए 125 बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, ये तो नहीं आएगा। 125 काटेंगे इससे तो ठीक है, लेकिन 5 से काटेंगे 12.5 तो ये नहीं कटेगा, तो यो नहीं हो सकता है। बचा कौन? 25। यह इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीका से हम पूरा लगाएं तो इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से लगाएंगे तो बेटर तरीके से आप लगा सकते हैं। पूरा स्मार्ट तरीका क्या होगा उसको आप ये तो हो गया स्मार्ट तरीका से कि कैसे इन डाटा में जो कटेगा वही आंसर। एलसीएम इन डाटा से बड़ा होता है, तो 12.5 से बड़ा आंसर आना चाहिए। स्वयं 12.5 है तो 5 इसको कटवे नहीं करेगा क्योंकि दशमलव में है। बचा 25, यही आंसर होगा। ये छोटा है, 125 बहुत ही बड़ा हो जा रहा है तो उतना बड़ा एलसीएम नहीं लेते हैं, यानी 25 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 9, 3 के पावर 5, 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 6। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि कितने गुणनखंड विषम संख्या है। विषम संख्या है, यह भी खूब पूछा जाता है। विषम संख्या पूछा है तो क्वेश्चन में देखिए कौन विषम संख्या का घात है। पहले विषम संख्या देखिए 3 है, 3 के घात है 5 है, तो घात में एक बढ़ाकर गुणा करते हैं। देखिए विषम संख्या 3 है, 3 का घात कितना है? कहेंगे सर 5, तो एक बढ़ा लीजिए 6 गुणा। फिर अगला घात 5 है, 5 विषम संख्या है तो घात 4 है तो एक बढ़ा लीजिए 5। अगला स्टेप में देखना है विषम संख्या 7 है, 7 का घात 6 है तो एक बढ़ा लीजिए 7, गुणा कर लीजिए 6 5 30, 3 7 21, यानी टोटल विषम संख्या जो होगी 210 होगा। यानी विषम गुणनखंड संख्या कितनी? 210। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में बताइए कितना समय लगा। बिल्कुल आसान है, लगा सकते हैं। यहाँ पे नाव की चाल दे दिया है, देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है वो भी दे दिया है कितना? 3।
3 किलोमीटर प्रति घंटा। 135 किलोमीटर जा रहा है, फिर 135 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो कुल कितने घंटे लगा यही आपसे पूछा है। तो पहले 135 किलोमीटर गया होगा, फिर 135 किलोमीटर आया होगा। तो अब बताइए, जब 135 किलोमीटर गया होगा तो मानते हैं धारा की चाल के अनुकूल गया होगा, तो अनुकूल में दोनों चाल जुड़ जाता है, तो 12 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 15। दूसरा का स्टेप में 12 प्रतिकूल आया हुआ, तो प्रतिकूल में चालों का अंतर लेते हैं, तो 12 में से 3 जाएगा 9। 15 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे 15 बार में, 15 9 जोड़ेंगे 24, टोटल 24 घंटे का समय लगता है। वो 135 किलोमीटर जाता है और फिर 135 किलोमीटर वापस आ जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 24 घंटे उसी में दिया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वे एक दूसरे से मिलते समय पूरी तरह एक दूसरे से कितने समय में अलग हो जाएंगी। यह भी रेलगाड़ी का शानदार क्वेश्चन है। फार्मूला इसका होता है, हालांकि रेलगाड़ी का इस टाइप में क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। फार्मूला होता है कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे 5/18 गुणे समय। इसी पे आप उसको लगा सकते हैं। कुल दूरी का तात्पर्य जितनी लंबाई है सभी को जोड़ लीजिए। 135 195 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290, क्योंकि 135 और 155 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। विपरीत दिशाओं में चाल को जोड़ देते हैं, तो 80 और 65 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 8 से 14 145, 5/18 कितने समय लगेगा x, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 29 से काटेंगे, 29 से कम 29, 29 बचे 145, 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, तिरछा गुणा करेंगे 2 का 18 में गुणा करेंगे 36, x को इधर ला दीजिए क्योंकि एक समय माने थे, इसी का मान 5 बचा है, 5 से भाग करेंगे, जैसे 36 में 5 से भाग कर 7.2 ये सेकंड में आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7.2 सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए कि कैसे क्वेश्चन के बाहर काट कर आंसर ला दें, नहीं तो इसको पश्चांतर करेंगे एक स्टेप और जाएगा। पेपर में आपको कम से कम 45 सेकेंड ही आयोग देता है, तो कोशिश कीजिए कि कम से समय में आप इसको अटेम्प्ट कर पाएं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 7.82 यानी कि 7.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कर, एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। चाल बराबर बताइए क्या होता है, कहेंगे सर जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय चाल निकल जाता है। दूरी कह रहा है कि 152 किलोमीटर, 152 किलोमीटर कितना समय लगता है 8/9 घंटे। 8/9 ये अपान का 9 चला जाता है, ऊपर तो 9 रख देंगे इधर, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 7 बचेगा 8 9 72, सॉरी 8 9 72 9 बढ़ जाएगा, और 9 का 9 में 19 का 9 में गुणा करें 19 9 171 होता है, यानी 171 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है अर्थात उसकी क्षमता दे दिया है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमी पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 2 नल है, एगो को मान लेते हैं ए, दूसरका को मान लेते हैं बी। मान लेते हैं पहलका दूसरका की तुलना में अगर 1 घंटा भर रहा है तो इसका 3 गुना यानी कि 3 घंटे में भर रहा है, ये इनकी क्षमता हो गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंसी उनकी क्षमता है। 1 घंटे में 1 लीटर, एक घंटे में 3 लीटर भर रहा है। दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी 32 मिनट में भर जाती है। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 3 लीटर और 1 लीटर टोटल 4 लीटर भर रहा है। अब 32 मिनट में भर गया है, तो टोटल आप बता सकते हैं कि मिनट है तो मिनट में लीजिए, 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, और टोटल टंकी 32 मिनट में भर गया है। तो दोनों मिलकर खोल रहे हैं तो दोनों एक साथ चलेंगे तो 4 लीटर भरेंगे 1 मिनट में। अब 32 मिनट में भर जाता है तो टंकी की क्षमता पता चलेगा क लीटर की टंकी है।
4 गुणे 32। अब क्वेश्चन कर रहा है जो धीमे भर रहा है उससे अकेले भरेंगे तो कितना समय लगा, तो अकेले जो बी भर रहा है धीमे चलाओ तो 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है तो 1 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 32 दुना के 64 128 मिनट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। एक लड़का अकेले 10 दिन में करता है, लेकिन अपने मित्र की सहायता से 6 दिन में कर देता है, तो कह रहा है उसका दोस्त अकेले कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जब दोनों मिलकर करें फिर अकेले करें तो आप क्वेश्चन में ये तरीका लगा सकते हैं, ए गुणे बी अपान का ए माइनस बी आपका आंसर हो जाएगा। ए वो दिया है 10, दूसरा का दिया है 6, दोनों मिलकर काम किए फिर अकेले। दोस्त का पूछा है तो इनका अंतर कर लीजिए। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 2 से काट देंगे 5 बार में, फिर 2 से इसको काट देंगे 3 बार में, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए आंसर चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम समय का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किग्रा बढ़ जाता है जब उनमें से 56 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। बिल्कुल आसान है। कितना केजी का व्यक्ति स्थान आता है तो कहेंगे 56। 7 व्यक्ति इनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है तो कहेंगे 3 केजी। तो 3 का गुणा करेंगे 7 तिरिके 21। जब बढ़ जाता है तो जितना केजी का व्यक्ति आया है उसी में जोड़ देते हैं, 21 केजी इसमें जोड़ लीजिएगा, आएगा 77। टोटल तो कितने व्यक्ति का वजन आ सकता है तो 77 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है, तो नया व्यक्ति का वजन होगा 77 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जब भी आएगा इस तरह जितना गुना बढ़ता है व्यक्तियों को उतना बढ़ाकर जितना व्यक्ति आता है या जाता है उसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ेगा तो जोड़ दीजिएगा, कम होगा तो घटा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है और दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसमें 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। वैसे तो इसको आप अनुपात मानकर भी लगा सकते हैं या एक्स मानकर भी लगा सकते हैं, जो सबसे आसान मेथड मैं आपको वो बताऊंगा कि 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। ऐसे समझिए कि दूध वर्सेस पानी, दूध का अनुपात 9 है, पानी 4 है, क्योंकि यही मिलाता है तो यही इनका अनुपात है। इन्हीं दोनों में से कोई और आपके अनुपात जरूर देगा किसी का मान। तो क्वेश्चन लिखा है कि अनुपात को समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध मिलाता है। ये दूध है और दिया है 36। आप बताइए 9 का क गुना है, कहेंगे 4 गुना। पानी कितना बनाएगा तो अभी 4 गुना कर दीजिए। इधर जब 4 गुना है तब भी करें 4 चौके 16, तो यानी कि 16 लीटर पानी मिलाना चाहिए। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इरिगेशन का आसान मेथड है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आसान तरीके से प्रश्न लगते हैं, लेकिन तरीका नहीं मालूम होने की वजह से भी बच्चे पेपर में छट जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। धीरे करो आवाज। श्रीनिवास, अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास ने अपनी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन ऐसा एएलपी का पीवाईक्यू क्वेश्चन था तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न थे। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कर रहा है। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। मान लेते हैं कि जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास को मैं यम मान लेता हूं और उनकी जो पत्नी है 4 साल छोटी शादी की है उनको यन मान लेता हूं। मतलब ऐसे समझिए जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास, इनको मैं यम मान लेता हूं, उनकी जो पत्नी है उनको मैं यन मान लेता हूं। तो श्रीनिवास अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी की, तो आप ऐसे कह सकते हैं क्या, यम
माइनस n, यानी कि श्रीनिवास की उम्र में से उनकी पत्नी की उम्र घटाएंगे तो इनका अंतर 4 साल आएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत 33 वर्ष होगी, तो दोनों औसत आयु से हम दोनों लोग की 5 साल बाद का आयु का योग निकाल सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल, यानी पति पत्नी दो लोग हैं, 5 साल बाद इनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो 33 दुना के 66, यानी 5 साल बाद इन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होगा। तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 5 साल इनकी पत्नी भी बड़ी होंगी, 5 साल श्रीनिवास भी बड़े होंगे, तो इसमें से 10 घटा लीजिए। जैसे 10 घटाएंगे तो पता चल जाएगा सर यम प्लस यन, यानी कि श्रीनिवास और उनकी पत्नी का उम्र जो रहा होगा वो 56 kg रहा होगा। बस यही दोनों से इनका आंसर निकल जाएगा। आप पढ़े होंगे मैथ में कि इसको योग बोलते हैं, इसको अंतर बोलते हैं। योग अंतर पता चल जाए तो उसकी पत्नी या श्रीनिवास किसी का उम्र पूछे आप निकाल सकते हैं। पत्नी का उम्र पूछा है तो पहले यम का मान निकाल लीजिए, फिर यन का मान निकाल लीजिए। यम बड़ा है तो 56 में 4 जोड़िए, 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 60 का आधा बोलेंगे 30, 30 साल के श्रीनिवास होंगे। उनकी पत्नी का उम्र कितना, तो 56 में से 4 घटाएंगे 52, अब 52 का आधा करेंगे तो 26 साल। उनकी पत्नी यन उनकी पत्नी थी, यन 26 साल, यम श्रीनिवास थे यानी 30 साल, तो उसकी पत्नी का उम्र पूछा था 26 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, यम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और पी ब्याज की दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। रेलवे ग्रुप डी की खासियत बहुत से ऐसे फार्मूला है जो डिट्टू आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हालांकि कह रहा है टी मूलधन को दर्शा रहा है, मूलधन, यम कह रहा है वर्ष को दर्शा रहा है यानी टाइम को, समय को दर्शा रहा है, पी जो है ये ब्याज को दर्शा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हमको प्राप्त करना है तो कैसे, तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, ये टी मूलधन होता है तो मूलधन प्लस 1 प्लस रेट को लिखते हैं, रेट यानी दर, या सॉरी ये दर होना चाहिए, दर, यहाँ पे दर कितना है पी बटे के 100 बटे ऊपर लिखते हैं वर्ष, कितना, तो वर्ष यम को दर्शाएगा यम। ध्यान से कि इस फार्मूला से चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है, क्या निकलता है, मिश्रधन। अब मिश्रधन में से जैसे एक बार मूलधन घटाएंगे, मूलधन टी है, ये टी घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जो जो डाटा कहा है इसी फॉर्मेट में जो दिखेगा वही आपका आंसर होगा। इस फॉर्मेट में रखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच कर रहा है, टी 1 प्लस पी बटे 100 एम माइनस टी, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है, आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्षों के बाद 3,120 रुपये हो जाती है, 3 वर्षों के बाद 3,120 रुपये हो जाती है, अर्थात तो मिश्रधन हो जाता है, 3,120 रुपये हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है तो आपको मूलधन पता करना होगा। मूलधन कैसे निकालेंगे, मिश्रधन तो दे दिया है, तो 10% के दर से 3 वर्षों का ब्याज बोलिए तो कहेंगे सर 30%। यहाँ मिश्रधन दिया है 3120, तो जब भी मूलधन अपने आप का 100% होता है, ये तब ब्याज हो गया 30%, क्योंकि 10% के रेट से 3 वर्षों का ब्याज 30%, 100% मूलधन होता है, तो 100% और ही जोड़ देंगे तो होगा 130%। ये 130% का मान है 31 और 20, यानी इधर भी मिश्रधन इधर भी मिश्रधन, मिश्रधन के बराबर मिश्रधन रखिए, आपका मूलधन आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो गुणे में इधर 100 लगा दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 13 से काटेंगे 13 दुना के 26, 5 बच्चा 52, 13 चौके 52, डबल 0 उतार लीजिए ताकि आपका मूलधन पता चल गया कितना है, तो कहेंगे मूलधन है 2400 रुपया। बस अगला क्वेश्चन आपका बन गया। कह रहा है कि समान दर पर यानी 2400 रुपये पर समान दर कितना है 10%, 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, बटे का 100 कर दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर जानते हैं साधारण मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100 बराबर साधारण ब्याज निकल जाता है। इसी के बराबर आपका ब्याज आ जाएगा
वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। 00 से 00 कैंसल, 24 का 10 में गुणा करेंगे, 240 रुपया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पे अब एक एक वीडियो पढ़ाए जाएंगे। जो एनटीपीसी के नए फार्म भरे गए हैं उसके लिए स्पेशल बैच मैं चलाऊंगा, आप फ्री में बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक नंबर मतलब ऐसे समय 0 से एडवांस लेवल तक इस पे पढ़ाया जाएगा। आप पढ़कर एक बार इस चैनल पर विश्वास करके एक बार पढ़ें और खुद पेपर देने जाएं, रिस्पांस आपको खुद देखेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।